हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 8वां दिन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन इससे पहले की जिन्होंने जो 7 क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई हैं, अगर वो आपने नहीं देखी है अब तक, तो वो पहले सारी क्लासेस देखें, उसके बाद ही ये 8th लेक्चर थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर देखें। क्यों? क्योंकि एफएम को पढ़ने का होता है एक ऑर्डर, और अगर आपने उस ऑर्डर से नहीं पढ़ा तो आपको एफएम उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना आ सकता है। तो एफएम जब भी पढ़ना हो, मैंने पहले भी कहा है, चाहे एफएम हो चाहे फाइनल में एसएफएम हो, एक ऑर्डर में पढ़ना होता है। अगर इस ऑर्डर में ना पढ़ा तो आपको एफएम या एसएफएम उतना प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। देखो, एफएम कभी फॉर्मूलाज रटने का गेम नहीं होता है, उसको समझना भी होता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, देखो, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सर, कैपिटल स्ट्रक्चर इसका पहला पार्ट पढ़ा था अपन ने, बिल्कुल पढ़ा था अपन ने। मैंने कहा था अब दूसरा पार्ट बाद में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे बाद में? क्योंकि इससे पहले आपको लीवरेज चैप्टर पढ़ लेना था, इससे पहले आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ लेना था। तब जाकर अब जाकर हमें ये थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ जगह आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को एक साथ पढ़ते हैं, दोनों जगह मैंने इसके 2 पार्ट कर रखे हैं। सबसे पहले मैं पढ़ा देता हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक वाला पार्ट, और अब हम लेते हैं यहाँ थ्योरीज। अब नाम सुन के लग रहा होगा कि थ्योरीज है, ये थ्योरीज थ्योरी नहीं है, थ्योरीज है। कुछ महान लोग थे जो कुछ कह गए हैं, उन्हें एज इट इज अपने को समझ लेना है। हालांकि ऑब्वियसली मैं भी उनकी सारी बातों से एग्री नहीं हूं, लेकिन जैसा उन्होंने बोला है हमें वैसा ही एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि एग्जाम में तो वही आएगा ना, नंबर उसी से मिलेगा। चलो, अब भी देखने का कैपिटल स्ट्रक्चर। चलो, कैपिटल स्ट्रक्चर जो पहला पार्ट था, हमने उसमें क्या जाना था कि जहां पर पैसा कहां से रेज करना चाहिए, जहां पर हमारा ईपीएस ज्यादा हो, जहां पर हमारा एमपीएस ज्यादा हो, हमें वहां से पैसा रेज करना बेनिफिशियल होगा। ओके, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ हमको क्या पढ़ना है, देखो। कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट को इफेक्ट करता है। बिल्कुल करता है जी। कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन सा कैपिटल से रेज किया, इक्विटी से रेज किया, प्रेफरेंस से रेज किया, रिजर्व से रेज किया, कहां कौन सा सोर्स आप यूज कर रहे हो कैपिटल का, वो आपकी ओवरऑल कॉस्ट को इफेक्ट तो करेगा। अब किस पढ़ा है ना अपन ने, केओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर बिल्कुल पढ़ा है। तो वहां पे आपने देखा कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपके केओ को इफेक्ट करता है। अब आपकी कॉस्ट अगर इफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली अर्निंग्स इफेक्ट होगी, अर्निंग्स इफेक्ट होगी तो वैल्यू ऑफ फर्म भी इफेक्ट होगा। ओके, कॉस्ट जितना कम रहेगा वैल्यू ऑफ फर्म उतना ज्यादा रहेगा। दोनों में क्या होता है, रिवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल। ओके, however the following assumptions are made to understand the relationship between V and KO। वैल्यू ऑफ फर्म और KO के बीच में रिलेशन समझने के लिए कुछ assumptions अपन ने कंसिडर किए हैं। ये assumptions पूरे चैप्टर में रहने वाली है, मतलब हम पूरे चैप्टर में टोटल 4 थ्योरीज पढ़ेंगे। नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, मोदीग्लानी एंड मिलर अप्रोच, एमएम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये 4 अप्रोच हम पढ़ने वाले हैं। चारों अप्रोचेज में ये बेसिक assumptions जो है, ये 5 बेसिक assumption ये कॉमन रहने वाली है। और फिर हर थ्योरी का अपना अलग अलग एजम्पशन रहेगा, वो अलग बात है। देखो, बड़ा ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एकदम इतना बढ़िया तरीके से जैसा तुमने आज तक शायद कभी ना पढ़ा हो। चलिए देखो, देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ फंड यूज्ड बाय द फर्म। पहला एजम्पशन क्या है कि भैया ये चैप्टर कहता है कि ये थ्योरीज कह रही हैं कि आप केवल कैपिटल में जो यूज कर रहे हैं वो डेट और इक्विटी यूज कर रहे हैं, मतलब वहां पे कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या, वहां पे आप कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, या तो डेट है, लॉन्ग टर्म डेट, या फिर इक्विटी है। 2 ही सोर्सेज है पैसा रेज करने के। दूसरा क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर पढ़ा है ना आपने, बिल्कुल पढ़ा है उन 7 लेक्चर्स में। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होने का मतलब क्या होगा, जितना कमाते हो आप सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एक बात बताओ, जितना कमाओगे सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, दैट मींस तुम्हारे पास रिटेन अर्निंग्स नहीं रहा, तुमने अपने पास कुछ नहीं रखा। कुछ नहीं रखोगे तो ग्रोथ कैसे करोगे, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, कुछ नहीं रखा, दैट मींस देयर इज नो रिजर्व एंड सरप्लसेस, देयर इज नो रिजर्व एंड सरप्लसेस। अच्छा, मतलब कैपिटल के सोर्सेज में ना तो प्रेफरेंस लेना, ना रिजर्व एंड सरप्लस, केवल डेट और इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है। ओके, फिर तीसरा जो बेसिक एजम्पशन है इनका, फर्म्स टोटल फाइनेंस रिमेन कांस्टेंट। ये जब एनालाइज करके बताएंगे हमें कि भैया डेट का प्रपोर्शन अगर टोटल कैपिटल में बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, पूरा सिनेरियो ऐसा चलेगा, ऐसे ही समझाया जाएगा कि टोटल कैपिटल 10 लाख है सपोज, और उस 10 लाख की कैपिटल में अगर जीरो डेट हुआ तो हमारा केओ कितना आ रहा है, ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है। 2 लाख अगर हम डेट से रेज कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 4 लाख डेट से रेज कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। मतलब ऐसा बता जाएंगे कि टोटल कैपिटल में अगर डेट का प्रपोर्शन बढ़ता जाएगा
तब हमारी ओवरऑल कॉस्ट पे और वैल्यू ऑफ फर्म पे क्या इफेक्ट आने वाला है। ओके, लेकिन इसके लिए एनालाइज जब करेंगे तभी हम क्या करेंगे, टोटल फाइनेंसिंग को सेम रखेंगे। बताए ना, 10 लाख टोटल कैपिटल सेम रखा, बस डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते गए। डेट का प्रपोर्शन बढ़ाओगे तो इक्विटी का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब 0 डेट 10 लाख इक्विटी, 2 लाख डेट 8 लाख इक्विटी, 4 लाख डेट 6 लाख इक्विटी, ऐसा। ओके, आ गया समझ। ओके, अब टोटल फाइनेंसिंग सेम रहेगा, टोटल कैपिटल सेम रहेगा, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट अपन ने बोला था कि देखो अगर टोटल कैपिटल सेम है तो टोटल कैपिटल अगर सेम है, पैसा कहीं से भी लेकर आए हो, ईबीआईटी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है जी। ईबीआईटी कांस्टेंट रहने वाला है आपका, तो पूरे चैप्टर में पूरे क्वेश्चंस में ईबीआईटी तो सेम रहेगा क्योंकि टोटल कैपिटल सेम रहने वाला है। ओके, अब लीवरेज चैप्टर भी पढ़ा था ना, बिल्कुल सारे चैप्टर याद करवा दो सर आप, बिल्कुल, तभी तो इसको सबसे लास्ट में लिए। ओके, लीवरेज चैप्टर में अपन ने बात किया था कि ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब जब ईबीआईटी तक का मामला सेम है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज प्रॉफिट, दैट इज ईबीआईटी। ओके, तो ईबीआईटी तक का जब मामला सेम है तो भैया हमारा जो ओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, दिस वन, तो वो भी तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, भले पैसा कहीं से भी रेज किया जाए। दैट मींस बिजनेस रिस्क कांस्टेंट रहेगा। ओएल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस रिस्क को, दैट मींस बिजनेस रिस्क कांस्टेंट ओवर द टाइम। ओके, और एक हमेशा और हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, ये हमारी एक बेसिक एजम्पशन है। तो ये बेसिक एजम्पशन आपको समझ में आई होगी। नो डेट इक्विटी, ओह सॉरी, ओनली डेट एंड इक्विटी, प्लस दूसरा क्या, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना, 100%, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस नहीं रहेगा, प्रेफरेंस शेयर नहीं रहेगा। टोटल फाइनेंसिंग क्या रहेगी, सेम रहने वाला है, सो ईबीआईटी इज आल्सो कांस्टेंट और फर्म चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नाउ, नेट इनकम अप्रोच। सर ये किसने दिया, हमारा पहला अप्रोच डेविड ड्यूरेंट ने दिया, एनआई और एनओआई दोनों ही डेविड ड्यूरेंट ने ही दिए थे। अब देखो ये कह रहा क्या, बड़ा ध्यान से देखना है ना। अब इस थ्योरी की एनआई थ्योरी की जो बेसिक एजम्पशन है वो क्या क्या है, सुनना। हम एनालाइज कैसे करेंगे, जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, केडी क्या रहेगा, केओ क्या रहेगा, ये हमें जज करना है। तो हमने क्या रखा, एक्स एक्सेस पर हमने डेट को रखा, इसे इंक्रीज करते चलेंगे। अभी फिलहाल 0 डेट से शुरू कर सकते हैं हम। उसके बाद उसका इफेक्ट देखेंगे किस पे, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, केडी पे, केई पे और केओ पे। केपी और केआर तो है नहीं, बताया ना, रिजर्व्स नहीं, प्रेफरेंस नहीं। ओके, तो केडी और केई पे इसका इंपैक्ट देखेंगे। क्या इंपैक्ट रहता है, देखो इसका कहना है कि इस एजम्पशन में केडी और केई हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप कितना भी डेट बढ़ा लो, आपके टोटल कैपिटल में डेट का प्रोपोर्शन कितना भी इंक्रीज कर लो, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी और आपका कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहने वाला है। आपका केडी और केई क्या रहने वाला है, वो कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, ये बेसिक एजम्पशन हो गया पहला। ओके, दूसरा एजम्पशन क्या है, केडी इज ऑलवेज लोअर देन केई, केडी इज ऑलवेज लोअर देन केई। ये केई देखो यहां पर है, यहां पर, और केडी कहां है, इधर। अगर मैं वैल्यूज यहां पे पुट करना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 7 परसेंटेज वगैरह, तो हमेशा ध्यान रखना केडी इज लोअर देन केई। डेट होल्डर का एक्सपेक्टेशन इक्विटी शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन से कम रहेगा। रीजन, डेट होल्डर की रिस्क कम होती है ना, रिस्क कम होगी तो रिटर्न भी कम एक्सपेक्ट करेंगे, और जो उनका एक्सपेक्टेशन होता है वही हमारे लिए केडी और केई होता है कि नहीं, बिल्कुल। सो केडी इज लोअर देन केई। और क्या एजम्पशन रहेगा सर, अब ये एजम्पशन नहीं, इसको तो हम प्रूव भी कर पाएंगे। अगर आपने इतनी एजम्पशन मान ली कि केई और केडी कांस्टेंट है और ऊपर से केडी इज लोअर देन केई, तो केओ के साथ क्या होगा, केओ इज डिक्रीजिंग, केओ इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज ऑफ डेट, विद इंक्रीज ऑफ डेट, जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे केओ कम होगा। अच्छा, ये कैसे, केओ कम क्यों होगा, पहली बात तो केओ की शुरुआत केई से क्यों हुई, केओ की शुरुआत केई से क्यों हुई, मैंने कहा देखो अगर आप टोटल कैपिटल में, अगर आप टोटल कैपिटल में डेट को यूज नहीं करते हैं, अगर आप टोटल कैपिटल में डेट को यूज नहीं करते हैं, ओके, डेट का वैल्यू 0 है मान लेते हैं, सारा का सारा पैसा किससे रेज कर रहे हैं, इक्विटी से रेज कर रहे हैं। ओके, तो जो इक्विटी की कॉस्ट है मान लेते हैं कितना, 12%,
तो जो इक्विटी की कॉस्ट है 12%, वही हमारी ओवरऑल कॉस्ट रहने वाली है। क्यों रहने वाला है? क्यों रहने वाला है? क्योंकि इसमें डेट का प्रपोर्शन तो है ही नहीं। हमारी टोटल कैपिटल भी 10 लाख है और इक्विटी कैपिटल भी 10 लाख है, तो जो इक्विटी के रिगार्डिंग आप पे कर रहे हो 12%, वही तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है। बिल्कुल, इसीलिए केओ की शुरुआत किधर से होती है? के से होती है, क्योंकि हम एनालाइज क्या करते हैं? जीरो डेट पे। जीरो डेट पे केओ क्या रहेगा सर? जीरो डेट पे केओ और केई दोनों बराबर रहेंगे। ओके, फिर केओ डिक्रीज क्यों हो रहा है? आप इंक्रीज करके देख लो डेट का प्रोपोर्शन। इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर। क्या मैंने कहा? पहला केस इक्विटी 100%, डेट 0। फिर मैंने कहा अच्छा डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाया 20%, इक्विटी कम कर दिया 80%। टोटल कैपिटल में से 40% डेट, 60% इक्विटी, 60% डेट, 40% इक्विटी, 80% डेट, 20% इक्विटी। इस तरीके से अपन ने अलग अलग केसेस बनाए और उस पर हमने जब एनालाइज किया केओ को, फर्स्ट केस में 12% बोला ना, के और के बराबर रहेगा। सेकेंड केस में केओ हमारा आ गया 11.2। सर केओ का फॉर्मूला, अरे ये सीखा था ना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट। ओके, तो ये हमारा केओ क्या होता जा रहा है? कंटिन्यू कम होता जा रहा है। देखो ये केओ हमारा कंटिन्यू कम होता जा रहा है। ऑब्वियसली इससे फिक्स हो गया क्या कि जैसे जैसे डेट का प्रपोर्शन बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट कम होगा। अच्छा, इसके लिए और चीज बताता हूँ। क्या होता है, जब भी मार्केट से आप मान लीजिए कोई सामान खरीदा, 1 किलो सामान खरीदा 90 रुपए का पर केजी का रेट से। ओके, तो आपके पास से कितना पेमेंट हो गया? 90 रुपए पेमेंट हो गया। आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी है? 90 रुपए, 90 रुपीज। मान लीजिए आपने कुछ दूर जाके 1 किलो सामान और खरीदा। ओके जी, 1 किलो सामान और खरीद लिया, लेकिन इस बार उसके लिए पे कितना किया? 60 रुपए पर केजी। सेम सामान 60 रुपए में मिल गया, 60 रुपए पर केजी में। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास से टोटल पेमेंट कितना हुआ है? 90 पहले हो गया था, 60 अभी हो गया, 150 का पेमेंट हो गया। लेकिन अभी अगर एवरेज कॉस्ट की बात करूं तो 150 डिवाइड बाय 2 केजी से करना तो कितना आएगा? 75। आपका ओवरऑल कॉस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ? WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट, केओ मतलब WACC ना, आपका ओवरऑल कॉस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल कम हुआ, 75 पर केजी। अब अगर आप और सस्ता सामान खरीद लेते हैं, मतलब 60 रुपए का सामान ही और खरीद लेते हैं, तो आपके पास 60 रुपए और जाएंगे, तो मतलब टोटल अमाउंट आपके पास से गया 210 रुपए। लेकिन अब तक आपके पास 3 केजी माल आ चुका है। 210 को डिवाइड बाय करोगे 3 से तो 70 रुपए पर केजी है, आपका एवरेज कॉस्ट और डाउन आ गया। फिर आपने देखा अच्छा मजा आ रहा है जी, एवरेज कॉस्ट डाउन हो रहा है, तो 2 केजी माल और खरीद लिया वही 60 रुपए की रेट से। तो और भैया 2 केजी 60 रुपए के हिसाब से मतलब 120 रुपए और खर्च कर दिए, तो 210 और 120 कितना? 330 रुपए। लेकिन अभी अपने पास 5 केजी माल है, 330 को 5 से डिवाइड करो 66 आएगा। एवरेज कॉस्ट कंटिन्यू डाउन होता जा रहा है। रीजन, आप अपने यहाँ पे सस्ता माल और उठाते जा रहे हैं। सेम वैसे ही केडी सस्ता है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल केडी सस्ता है। केडी सस्ता है किससे? केई से। तो भैया जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे अपनी कैपिटल में, जैसे जैसे डेट इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे सस्ता माल उठाया ना तुमने, वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा? डाउन होएगा। क्यों डाउन होएगा? समझा? हाँ अभी समझा सर, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कुछ फॉर्मुलाज हैं, ये रहे फॉर्मुलाज, इनको भी मैं समझाऊंगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मुला, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मुला और क्यू। मैंने कहा था वैल्यू ऑफ फर्म पता करना है और क्यू पता करना होता है, राइट? ओके, तो देखेंगे ये फॉर्मुलाज कैसे बने। सर अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, एक एनओआई अप्रोच और पढ़ लो, फिर दोनों को साथ में पढ़ाता हूँ। दोनों के फॉर्मुला सेम है, बिल्कुल डिक्टो सेम है ना? एनओआई अप्रोच, चलो एनओआई अप्रोच क्या कहता है सर? एनओआई अप्रोच के अंदर भी क्या मानना है, क्या क्या एजम्पशंस है, देखते हैं इसकी। पहली जो इसकी एजम्पशन है वो कहता है केडी और क्यू रिमेन कांस्टेंट। अच्छा डेविड नहीं दिए, बिल्कुल वही वाला डेविड है क्या? बिल्कुल वही वाला डेविड है। इस बार केडी तो कांस्टेंट पहले भी रखा था, अभी भी रखा है। इस बार के की जगह क्यू को कांस्टेंट रख लिया, ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। भैया क्या कर रहे हो तुम पता नहीं, लेकिन जो भी कर रहे हैं कर ही रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना? इनका अपना अलग लॉजिक है, एक अलग थ्योरी दे दी खुद की और फिर एक और लॉजिक बना दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा तुम बोलो, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को जो बोल के गए मानना पड़ेगा ना। ओके, तो केडी कांस्टेंट है, केओ भी कांस्टेंट है। रीजन में बताता हूँ कि केओ क्या सोच के इन्होंने कांस्टेंट बोला है। हाँ ये सेम रखा अभी भी इन्होंने कि केडी इज लोअर देन केई, केडी इज लोअर देन केई। अभी भी इनका यही मानना है सेकंड थ्योरी में भी, भैया डेट होल्डर का एक्सपेक्टेशन इक्विटी होल्डर के एक्सपेक्टेशन से तो कम ही होता है। लेकिन ये के इंक्रीज क्यों हो रहा है? ये के इंक्रीज क्यों हो रहा है विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेट? इसके पीछे इनका क्या लॉजिक है? पिछली बार तो इन्होंने बोला था के कांस्टेंट रहेगा, इस बार बोल रहे हैं कि भैया के इंक्रीज हो रहा, क्या चक्कर है ये? इस बार इनको मानना है कोई बोल गया होगा इनके कान में, क्या बोल के गया होगा कि देख बेटा डेट बढ़ाएगा, डेट बढ़ाएगा तो इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है ना, तो रिस्क बढ़ेगा,
रेस बढ़ेगा तो शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि मोर रेस मोर शुड बी द रिटर्न एंड लेस रेस लेस शुड बी द रिटर्न। ओके, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, और एक्सपेक्टेशन इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन ही तो क्या होता है। तो उसने कहा भैया जैसे जैसे तुम डेट बढ़ाओगे ना अपने प्रपोर्शन में टोटल कैपिटल में, तो भैया के इंक्रीज होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का रेस बढ़ेगा तो उनका एक्सपेक्टेशन भी इंक्रीज होने वाला है। ओके, अभी बात समझ में आ गई। तो केओ कांस्टेंट क्यों रखा, इनका मानना है कि भैया सस्ता डेट और महंगा इक्विटी दोनों को सेट ऑफ कर देंगे और क्या हो जाएगा, आपका केओ हर लेवल पे कांस्टेंट रहने वाला है। अब इनका मानना है, मेरा मानना नहीं है। अच्छा, दोनों ही एजम्पशन, दोनों ही एनालिसिस थ्योरी हो चाहे एनओआई थ्योरी हो, वहां पर क्या कंसिडर किया गया, देयर इज नो इनकम टैक्स। वाओ, कितनी हसीन दुनिया है, नो इनकम टैक्स, कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना है। चलिए जी, ये हो गया दोनों का कॉन्सेप्ट, बता दिया मैंने आपको कि क्या कहते हैं एक्चुअली। और अब इनकी फॉर्मुलाज की बात कर लेता हूं, इसमें भी 3 ही फॉर्मुलाज हैं। अब ये फॉर्मुला समझते हैं, चलो लर्निंग ट्रिक के साथ, बिल्कुल ये दोनों फॉर्मुला समझते हैं लर्निंग ट्रिक के साथ। एनआई थ्योरी का फॉर्मुला भी और एनओआई थ्योरी का भी फॉर्मुला, दोनों का हमें फॉर्मुला सीखना है, एनआई और एनओआई। ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। इन दोनों फॉर्मुलाज को सिखाने के लिए पहले मैं आपको ये देखो एक लर्निंग ट्रिक सिखा रहा हूं। यहां पर क्या मैंने कहा, हमारी जो टोटल कैपिटल है उसमें या तो इक्विटी है या डेट है। ओके, एस फॉर इक्विटी, एस फॉर इक्विटी एंड डी फॉर डेट, डी फॉर डेट। ओके, एस फॉर नंबर ऑफ शेयर्स टाइप हो गया, तो इक्विटी और डेट, इक्विटी और डेट मिलके ही तो आपका टोटल कैपिटल बनेगा। यस, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। अगेन, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का क्या मतलब हो गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि हमारे कैपिटल के अंदर क्या रहता है, केवल इक्विटी और डेट रहता है। इन दो को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सिर्फ टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल पे आप क्या कमाते हैं, सिर्फ टोटल कैपिटल पे तो हमारा ईबीआईटी कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल, टोटल कैपिटल पे आप क्या कमाते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, दैट इज ईबीआईटी। टोटल कैपिटल पे आपने क्या कमाया, ईबीआईटी। अब उस ईबीआईटी में से इंटरेस्ट देना है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, वो एक अलग बात है, बट ईबीआईटी तक का मामला तो सेम है ना। यस, तो टोटल वैल्यू पे आपने इक्विटी और डेट की टोटल कैपिटल पे आपने क्या कमाया, सर ईबीआईटी कमाया, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कमाया। ओके, ठीक है, अगर मैं आपको इसको इस चीज से समझाऊं कि सर ईबीआईटी क्यों, तो एक और बता देता हूं तुमको, रेशियो एनालिसिस जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब भी बता दूंगा। खैर, यहां पर फिर भी देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज ईबीआईटी, लेस करते हैं इसमें से क्या, इंटरेस्ट, लेस करते हैं इंटरेस्ट तो आएगा पीबीटी, लेस कर देते हैं इसमें से टैक्स तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर हम लेस कर देंगे इसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो आ जाएगा क्या, हितेश। हाँ सर, आपने पढ़ाया था हमको, बिल्कुल पढ़ाया था भैया, हितेश। ओके, और हितेश को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आ जाएगा ईपीएस। तो आप अभी क्या बताना चाह रहे हो, मैंने कहा अब भी मैं ये बताना चाह रहा हूं क्या, देखो ये जो टोटल तुम कमाई कर रहे हो, टोटल कमाई कर रहे हो, वो टोटल कैपिटल पे कर रहे हो ना, बिल्कुल। ईबीआईटी किस पे कमा रहे हो, टोटल कैपिटल पे। इसका मतलब ईबीआईटी किस पे कमा रहे हो, ऑन ऑन लॉन्ग टर्म डेट, on equity share capital, on reserve and surplus, on preference share capital and long term debt. ओके जी, ये आप कमा रहे हो इस टोटल कैपिटल पे। पैसा कहीं से भी लाए हो, आपका ईबीआईटी कांस्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल जी। अब इसी के बेसिस पे पता है तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला बन जाता है रेशियो एनालिसिस में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बन जाता है, आरओआई का फॉर्मूला बन जाता है। रेशियो भी रटना नहीं होता है ना, आरओआई का फॉर्मूला। ये क्यों बता रहा हूं, मैं बताता हूं अभी वापस। ओके, फिर उसके बाद एक बार बताओ, इंटरेस्ट, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस कर दिया, मतलब लॉन्ग टर्म जो डेट है उन डेट होल्डर को आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, बिल्कुल पे कर दिया। गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दो। अब क्या, अब जो पैसा बचा है वो किसके लिए बचा होगा, सर वो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए बचा होगा। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट को तो आपने पे कर दिया ना इंटरेस्ट, बिल्कुल लॉन्ग टर्म डेट को तो इंटरेस्ट पे कर दिया और गवर्नमेंट को जो टैक्स देना था वो भी दे दिया। ओके, अब जो कमाया है तुमने, जो बचा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो किसके लिए बचा, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए। तो इसे कहा जाएगा क्या, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। क्या कहलाएगा, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। ओके सर, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड या रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड कह दो या रिटर्न ऑन नेट वर्थ बोल दो, एक ही बात है, ये भी आप रेशियो में पढ़ते हो बिल्कुल। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जैसे ही आप डिविडेंड दे देंगे
तो अब जो बचेगा हितेश, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो केवल और केवल किसका बचेगा? वो बचेगा केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के पैसे पे आप क्या कमा रहे हो। और ये एक फॉर्मूला जनरेट करके देगा रिटर्न ऑन इक्विटी का, रिटर्न ऑन इक्विटी का। ओके सर, ये रेशियो पढ़ाने लग गए? बिल्कुल, मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाहता हूं, देखो अब यहां पर प्रेफरेंस तो है नहीं, प्रेफरेंस तो है नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं, क्या है? एक तो सर इक्विटी है जिसको आप एस डिनोट कर रहे हो, एक है क्या डेट है जिसको आप डी डिनोट कर रहे हो, दैट इज एस प्लस डी, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ फर्म यही है। यस, और इस टोटल वैल्यू ऑफ फर्म पे क्या कमा रहे हो तुम? ईबीआईटी कमा रहे हो। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म पे क्या कमा रहे हो? ईबीआईटी। यस सर, अब भी क्लिक हो गया, वैल्यू ऑफ फर्म का रिलेशन किससे? ईबीआईटी से है। बिल्कुल, अभी तुमको सारे फॉर्मूला से रट जाएगा ना, मतलब समझ में आ जाएगा रे, समझ में आएगा तो अपने आप रटेगा ना, समझ में आएगा तो अपने आप रटेगा। चलो अब देखो फटाफट से हम इन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। नाउ सर, वैल्यू फर्म का रिलेशन ईबीआईटी से, बिल्कुल, तो टोटल वैल्यू, टोटल अर्निंग और टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या कहलाएगा? केओ कहलाएगा। ओके, ऐसा लिखते चलना। फिर उसमें से डेट होल्डर को क्या दे देते हो? डेट होल्डर को इंटरेस्ट दे देते हैं और उनके रिगार्डिंग जो कॉस्ट आता है उसे क्या कहा जाएगा? केडी कहा जाएगा। फिर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो बचेगा वो सारा का सारा किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्यों सर? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करने के बाद तो पीबीटी आता है ना, वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। कैसे? इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो हितेश होता है ना। मैंने कहा एक बात बताओ, ये थ्योरी कहती है कि टैक्स है ही नहीं, ये थ्योरी कहती है, पूरा चैप्टर कहता है कि प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, तो जो पीबीटी है वही तो हितेश हुआ ना। इसका मतलब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जैसे ही लेस करोगे वो जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा। ओके, डन है? बिल्कुल सर, बिल्कुल डन है। अभी एकदम समझ में आ गया, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का ही है। ओके, और उनके रिगार्डिंग जो कॉस्ट आती है उसे क्या कहा जाता है? के। बिल्कुल, अब भी ये सेट हो गया ना, अभी फॉर्मूला सेट हो गया। जिसको ये दिमाग में सेट हो गया उसको फॉर्मूला सेट हो गए हैं। बिल्कुल सर, कैसे सेट हो गए हैं? हो गए ना, देखो अभी तुमको बस सिखाते हैं, तुमको सारे फॉर्मूलाज बताते हैं। देखो जरा ध्यान से देखना, नेट इनकम थ्योरी, नेट इनकम थ्योरी में तुमको लास्ट में कैलकुलेट क्या करवाएगा? नेट इनकम थ्योरी के अंदर क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि नेट इनकम थ्योरी, फटाफट से सर थोड़ा सा पीछे चलना, बैक चलना और देखना, नेट इनकम थ्योरी में वेरी कौन कर रहा था? सर क्यू डिक्रीज हो रहा था। ओके, के और केडी तो कांस्टेंट था ना, तो वो तुमसे क्यों कैलकुलेट करवाएंगे? क्यू डिक्रीज हो रहा था, क्यू कैलकुलेट करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए क्यू का फॉर्मूला देखते हैं। सर क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारी ट्रिक में देखना, क्यू का फॉर्मूला जानना है। ओके, वैल्यू ऑफ फर्म, ईबीआईटी और क्यू आपस में क्या है? रिलेटेड है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर क्यू का फॉर्मूला बनेगा ईबीआईटी जो कमा रहे हो डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज क्यू। ओके, ईबीआईटी अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज क्यू। ठीक है सर, बिल्कुल बन गया, ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज क्यू। ओके, अब ईबीआईटी तो कांस्टेंट होता है, वो तो तुमको पता होता है, क्वेश्चन वाला देगा, लेकिन वी वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगा? तो वैल्यू ऑफ फर्म के लिए क्या होगा फॉर्मूला? सर वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला होगा एस प्लस डी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म। बिल्कुल, ये यूज करना। ओके, अब डेट डी, तो वैल्यू ऑफ डेट तो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, डिबेंचर्स का वैल्यू, लेकिन वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे पता करोगे? एस कैसे पता करोगे? तो मैंने कहा एस का फॉर्मूला भी है हमारे पास, हमें अगर एस पता करना है, ये लो जी एस, तो ये हमारे पास इन दो वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट और केई को। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन केई, दैट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये लो जी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन केई करते ही क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। ओके जी, डन। ओके, अब देखते हैं क्या एनओआई के थ्योरी, एनओआई का फॉर्मूलाज। एनओआई के फॉर्मूलाज में सर वेरी क्या हो रहा था? एनओआई के फॉर्मूलाज में वेरी हो रहा था सर, एनओआई के फॉर्मूलाज में वेरी हो रहा था के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दैट मींस हमें कैलकुलेट क्या करना होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे? सर ऐसे ही बनेंगे जैसे अभी एनआई के बने थे, कॉन्सेप्ट सारा वही। देखो जरा, केई का पता करना है तुमको, बिल्कुल सबसे पहले केई का फॉर्मूला बताओ हमको, ये रहा केई। तो केई का फॉर्मूला क्या बनाओगे? केई का किसके साथ रिलेशन है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट और एस वैल्यू ऑफ इक्विटी के साथ रिलेशन है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन एस, दैट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100। इनटू 100 क्यों कर रहे हो? परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। अरे वाह सर, ये तो बड़ा आसान है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी किया तो केई आ गया। बिल्कुल आ गया जी। अब क्या होगा? सर हमारे पास क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी है? नहीं जी, वैल्यू ऑफ इक्विटी तो हमारे पास नहीं है। तो अगेन वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट, दैट इज वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद अब वैल्यू ऑफ फर्म नहीं है सर हमारे पास, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ फर्म ये रहा, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट होगा? ईबीआईटी अपॉन क्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ फर्म।
मतलब एक बार इनका आपने रिलेशन समझ लिया ना, किसका किसके साथ रिलेशन है, तो भैया काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, एक ही बार में समझ जाने का, ठीक है ना, एक ही बार में समझ में सारा आ जाएगा। बस अगर आप एग्जाम में एनआई चाहे एनवाई कोई भी थ्योरी आती है, अगर आप इसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसे अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। मैं अगेन एक बार इसको समझा देता हूँ। समझाना क्या सर, वीडियो को ऐसा रिवाइंड करके ऐसा देखिए ना, हाँ बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। फिर भी सुन लो, एस प्लस डी इक्वल्स टू वी, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म किससे मिलेगा, इक्विटी और डेट से मिलकर बनेगा। ओके, और वैल्यू ऑफ फर्म का रिलेशन किससे होता है सर, टोटल वैल्यू पे क्या कमाया, ईवीआईटी कमाया, उसकी ओवरऑल कॉस्ट को क्या बोलते हैं, केओ बोलते हैं। ईवीआईटी में से इंटरेस्ट लेस कर दोगे तो क्या बचेगा सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा, और तो कुछ है नहीं। ओके, डेट होल्डर के लिए इंटरेस्ट पे होता है, उनकी कॉस्ट को केडी बोलते हैं, उनके रिगार्डिंग वैल्यू डी होता है। ओके, ईवीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करने के बाद किसके लिए बचता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए एस। ओके, उनके रिगार्डिंग कॉस्ट क्या होता है, के। बड़ा सिंपल सा है, और फॉर्मुलाज भी बड़ा सिंपल सा है, इस तरीके से बनाना और फटाफट से सारे फॉर्मुलाज तुमको आ जाएंगे। सर क्यों ना एक क्वेश्चन हो जाए, सर एक नहीं दो क्वेश्चन करवाइए, बिल्कुल, एक एनआई थ्योरी का और एक एनओआई थ्योरी का। जरा देखो फटाफट से हम यहाँ चलते हैं। द एक्सपेक्टेड एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी, ओके, इज ₹50,000। ईबीआईटी आपको गिवन है 50,000 रुपए, कांस्टेंट है ना, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। कंपनी हैज 2 लाख 10% डिवेंचर, वैल्यू ऑफ डेट तुमको दे रखा है 10% डिवेंचर, 10% इंटरेस्ट रेट है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के तुमको दे रखा है 12.5%, के दे रखा है, ओके, के दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म, आपको वैल्यू ऑफ फर्म पता करना है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करना है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब केओ पता करना है, और केओ किधर चेंज हो रहा है सर, एनआई अप्रोच के अंदर केओ डिक्रीजिंग हो रहा था ना, बिल्कुल, तो ये थ्योरी कौन सी है, एनआई अप्रोच। अब बड़ा सिंपल सा काम करना है, क्या केओ कैलकुलेट करना है ना तुमको, बिल्कुल, केओ का फॉर्मूला लिख दो, केओ ओवरऑल कॉस्ट, इसका रिलेशन किससे होता है, ओवरऑल अर्निंग्स और ओवरऑल वैल्यू, तो ईबीआईटी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इनटू 100। फिर वैल्यू ऑफ फर्म पता करना है, ये लो जी, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म कैसा, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। अब डेट तो पता है कि 2 लाख रुपए है, लेकिन इक्विटी नहीं पता ना, तो इक्विटी का फॉर्मूला लिख दो। इक्विटी का फॉर्मूला क्या रहेगा सर, इक्विटी का रिलेशन किससे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, जो बचेगा वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर का, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वहां पर, ईबीआई और टैक्स भी नहीं है, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट जो भी होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, और उसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट होगी दैट इज के। तो इनका रिलेशन बनाते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बन जाएगा। ईबीआईटी तुमको दे रखा है 50,000, ईबीआईटी दे रखा है 50,000, ओके, माइनस इंटरेस्ट कितना, 2 लाख डिबेंचर का 10% 20,000 हुआ, 50 माइनस 20 30,000, 30,000 डिवाइड बाय के ही करोगे 0.125 आ जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी। इस 2,40,000 में 2 लाख ऐड करना, 440 वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, ईबीआईटी को इस 440 से डिवाइड कर देना, केओ आ जाएगा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईबीआईटी दे रखा है, इस बार क्वेश्चन में केओ गिवन है, केओ गिवन है इसका मतलब केओ कांस्टेंट है, ओके, वो तो एनवाई थ्योरी के अंदर होता है ना, और ठीक है जी, वो तो एनवाई थ्योरी के अंदर होता है, बिल्कुल। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगा, ईबीआईटी अपॉन केओ करोगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म टोटल वैल्यू का रिलेशन किससे, टोटल अर्निंग्स और टोटल कॉस्ट से, तो ईबीआईटी अपॉन केओ करोगे, आंसर हो गया वैल्यू ऑफ फर्म। और इस वैल्यू ऑफ फर्म में से अगर आप वैल्यू ऑफ डेट हटा देते हैं तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। बड़ा सा सिंपल सा है ना, बड़ा सिंपल सा है। ओके सर, बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है जी, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, ऐसा आ गया। अब अगर कोई तुमको बोले कि नहीं जी हमको केई भी बताओ कैलकुलेट करके, तो तुम केई भी कैलकुलेट करके बता सकते हो। केई का फॉर्मूला क्या रहेगा, केई का फॉर्मूला रहेगा क्या, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करने के बाद बचता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, डिवाइड बाय एस, डिवाइड बाय एस इंटू 100। तो ईबीआईटी 12 लाख है, 12 लाख में से जो इंटरेस्ट है वो हटा दो, इंटरेस्ट कितना रहेगा सर, 20 लाख का 10% 2 लाख, तो 12 लाख माइनस 2 लाख करोगे तो 10 लाख आ जाएगा, और इस 10 लाख को वैल्यू ऑफ इक्विटी से आप डिवाइड कर देना। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी, 80 लाख, ओके, तो 10 लाख डिवाइड बाय 80 लाख कितना होगा सर, 10 लाख डिवाइड बाय 80 लाख मतलब 12.5%, ओके, ये आ जाएगा के। तो सब बड़ा इजी है, सब बड़ा आसान है सर, एक फॉर्मूला एक ट्रिक, और एक ट्रिक से एनआई थ्योरी भी कंप्लीट और एनओआई थ्योरी भी कंप्लीट। चलिए, तो थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हर बार की रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।